नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। जी हां, बीजेपी मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप की कल बैठक हुई और करीब 2 घंटे बीजेपी मुख्यालय में मंथन हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की 25 सीटों को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की 25 सीटों को लेकर इस बैठक में कल मंथन हुआ है और उम्मीद और संभावना यही जताई जा रही है कि आज बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ सकती है। जो हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें कि आज बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट सामने आ सकती है। बीजेपी मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप की कल ये बड़ी बैठक हुई और करीब 2 घंटे तक बीजेपी मुख्यालय में सीटों को लेकर मंथन हुआ है, चर्चा हुई है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की 25 सीटों को लेकर मंथन हुआ है, चर्चा हुई है और आज यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है और इस तीसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 25 सीटों को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। इन 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज बीजेपी कर सकती है। तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कल इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे और प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल हुए। तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण की बात की जाए तो 19 अप्रैल को पहला चरण होगा और 1 जून को आखिरी चरण होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। तो लगातार अब सियासी पार्टियां अपनी तैयारी तेज करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कल ये बड़ी बैठक बीजेपी की हुई और इस बैठक में सीटों को लेकर मंथन हुआ है और जल्द ही अब तीसरी लिस्ट भी सामने आ सकती है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अश्विनी, कल ये बैठक हुई है, बड़ी बैठक रही बीजेपी की और आज संभावना यही है कि तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। तो तीसरी लिस्ट में उम्मीद है कि यूपी की जो 25 सीटें हैं उस पर उम्मीदवारों का ऐलान आज हो सकता है। बिल्कुल, कल दिल्ली में यूपी कोर ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। महत्वपूर्ण यूपी कोर ग्रुप की बैठक इसलिए है क्योंकि जो 25 सीटें बची हैं लगभग, जो भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन पर फैसला करना थोड़ा असमंजस की स्थिति में डालने वाला, क्योंकि ये सभी सीटें या तो किसी कद्दावर नेता की हैं या तो उन नेताओं की जो अपनी उम्र पार कर चुके हैं या फिर कहीं किसी न किसी तरीके से विवाद में फंसे हुए नेताओं के। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों ने कल दिल्ली में बैठकर इस पर मंथन किया कि उत्तर प्रदेश में 25 सीटें हैं, उन पर किसको कौन से कहां से उतारा जाए। अभी तमाम बड़ी जगह हैं, चाहे पीलीभीत की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें, कानपुर की बात करें, कैसरगंज, ये तमाम जगह हैं जहां पर अभी प्रत्याशी नहीं उतारे गए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन पर चर्चाएं की गई हैं और संभावनाएं तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशी बदले भी जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसे में आज मंथन हुआ। कल तमाम जो नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा जो संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश के धर्मपाल सिंह, तमाम लोग कल दिल्ली में थे और उन्होंने बाकायदा चर्चा हुई किस सीट पर किसको उतारना है। साथ ही साथ तमाम नेताओं के कामों का भी आकलन किया गया कि आखिर नेताओं ने कैसा काम किया, सांसदों ने काम किया या नहीं किया है, जनता उनसे नाराज है या खुश है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई। आज पूरी संभावना है कि किसी भी समय 10 बजे के बाद जो तीसरी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, वो आ सकती है। और साथ ही चुनावी जो माहौल है और गर्म हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले फेज में चुनाव होना है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम अभी पश्चिमी प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें, मैनपुरी हो गया, रामपुर हो गया, तमाम जगह मेरठ है जहां पर अभी सीटों का जो कैंडिडेट्स हैं उनका ऐलान नहीं किया, जिससे कहीं ना कहीं वहां के लोगों में असमंजस की स्थिति, आखिर कौन उनका कैंडिडेट होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर कभी भी विराम लग सकता है कि आखिर उनका कैंडिडेट कौन होगा। कल जब बैठक हुई, बताया जा रहा है उसमें कि कैसरगंज जो विधानसभा ब्रजभूषण शरण सिंह, उसको लेकर के भी चर्चा हुई है कि आखिर उनको टिकट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बताया जा रहा है कि उनके बेटे का टिकट देने का प्रस्ताव भी रखा गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तमाम बातें होती हैं जो बाहर निकल के नहीं आती, क्या कुछ है इसके लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा। लेकिन कैसरगंज जो लोकसभा सीट है उसको लेकर चर्चा तो जरूर हुई है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो रहा था, लंबे समय तक सरकार
सरकार को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बृजभूषण शरण की छवि है उनके आसपास, जहां से वो सांसद हैं, उनके आसपास के तमाम जिले हैं जिन पर वो प्रभाव रखते हैं, तो निश्चित तौर पर कैसे में उनका टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद अंतिम मोहर भी लग चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। बिल्कुल अश्विनी, आपके सूत्र क्या बताते हैं, क्योंकि आप इस खबर पर लगातार बहुत पहले से बने हुए हैं कि किस किस सीटों पर कैंची चल सकती है, किन सीटों पर बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर बात इस तीसरी सूची की जाए, इस तीसरी सूची में कितना बदलाव हम देख सकते हैं? क्या कुछ चौंकाने वाला रह सकता है क्या इस तीसरी सूची में? बिल्कुल, तीसरी सूची शायद इसीलिए है क्योंकि जो 51 नामों की घोषणा उत्तर प्रदेश में की गई थी, वो सारे के सारे लगभग जो थे पुराने कैंडिडेट्स थे, जो सांसद वर्तमान में, उनको ही रिपीट किया गया था। लेकिन जो बाकी बचे हुए सीटें थे उनमें संशय कहीं ना कहीं था, उनमें बदलाव करना था, उनमें कहीं ना कहीं उनको देखना था कि आखिर वो जो मुफीद कितने कैंडिडेट होंगे जो पुराने कैंडिडेट हैं। कानपुर की सीट है, लगभग वहाँ कैंडिडेट बदलना है। प्रयागराज की पर भी चर्चा यही है कि वहाँ का भी कैंडिडेट बदला जा सकता है। रामपुर का भी कैंडिडेट संभवतः बदला जा सकता है। इसके अलावा बात करें मैनपुरी में किसी नए चेहरे को लाया सकता है। इसके अलावा बात करें अगर पूर्वांचल की बात करें तो गाजीपुर जो हो गया, वहां पर भी कैंडिडेट का चयन बड़ी सोच समझ करना है, क्योंकि पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां हारी थी। मऊ है, वहां पर कैंडिडेट का चयन बहुत ही सोच समझ करना है। तो निश्चित तौर पर तमाम जगह है जहां पर कैंडिडेट्स को सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी बाकायदा लाएगी कि आखिर उसके आने से कितना प्रभाव होगा। लेकिन जो अभी फिलहाल अंदर खाने से खबर आ रही है वो कानपुर प्रयागराज में कैंडिडेट बदलने की पूरी संभावना है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अश्विनी, मैनपुरी का क्या हाल है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी अपर्णा यादव पर दाव खेल सकती है, उधर समाजवादी पार्टी डिंपल यादव, तो दोनों बहुओं को एक ही सीट पर उतारा जा सकता है, तो कितना जो सियासी माहौल है वहां पर गर्म हो सकता है? बिल्कुल, डिंपल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। अपर्णा यादव को लेकर के चर्चाएं उस सीट पे बहुत तेजी से चल रही। अभी 2-3 दिन पहले ही अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी। क्या बात हुई ये तो थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चाह रही है कि डिंपल यादव के काट के रूप में अपर्णा यादव को वहां से उतारा जाए। हालांकि जो अंदर खाने से खबरें हैं वो ये है कि अपर्णा यादव वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाह रही है, क्योंकि उनका मानना है कि परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी कहीं ना कहीं इन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो चुनाव लड़े, क्योंकि तुर्क का इक्का साबित हो सकती है अपर्णा यादव वहां के लिए। हालांकि जिस तरीके से विरासत मैनपुरी में चली आ रही है, इस तरीके से थोड़ा अब मुश्किल अगर चुनाव होगा अगर अपर्णा यादव चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी उपचुनाव हुआ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन उसके बाद भी लाखों की हार वहां पर हुई। तो ऐसे में अपर्णा यादव उतरेंगी, एक भारतीय जनता पार्टी के एक कहने के लिए एक मुद्दा मिल जाएगा कि ये भी आपकी बहू है, क्योंकि जिस तरीके से 2000 अभी उपचुनाव हुआ था मैनपुरी में, डिंपल यादव ने यही कहकर मांगा था वोट कि मैं आपकी बहू और मुझे वोट दीजिए। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा होगा कि अपर्णा यादव भी आपकी बहू, अब आप तय करिए कौन बेहतर बहू है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव वहां का टफ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।